हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 9 सितंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे उनमें सबसे पहले है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आ गया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है, साथ ही कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है, कौन सा निचले पायदान पे है, सारी चीजें जो है हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे समुद्री शैवाल पार्क के बारे में, जानेंगे कि ये कहाँ पे बनाया गया, उसकी क्या खास बात है। और फिर हम बात करेंगे T20 चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो इसके बारे में हम जो है डिटेल में बात करेंगे। और दो आर्टिकल आए हुए हैं, एक भाषा विविधता सूचकांक पे, दूसरा संयुक्त राष्ट्र की G20 से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इस टॉपिक पे जो है आर्टिकल आया हुआ था। और होता क्या है ना कि हम आर्टिकल को इग्नोर करते हैं, तो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वन लाइनर हमको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि जैसे अगर केवल मतलब कि वन लाइनर में कोई मतलब कि पुस्तक आ गई तो हम उसको तुरंत ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई पुस्तक डिटेल में कोई चीज़ों पे बात कर रहा है तो उसको हम अवॉइड करते हैं और वहीं पे हम जो है गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो आर्टिकल आया है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आए हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और एग्जामिनर जो है यहीं से थोड़ा बहुत आपको फंसाने का प्रयास करता है, जो आपको लगता है कि नहीं हमने तो ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, फिर हमको अब जैसे G20 है या तो संयुक्त राष्ट्र है, अब आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की G20 से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, किन टॉपिक्स पे इन्होंने बात की है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए बात, तो इसके बारे में जो है डिटेल में बताया गया था। मतलब कि ये आर्टिकल आया था डिटेल में, लेकिन मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम समसामयिक की वन लाइनर से। एक पुस्तक है जिसका नाम है फायर ऑन द गंगेस, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस। इस पुस्तक की लेखिका जो है वो राधिका अयंगर है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पुस्तक का संबंध जो है वो बनारस से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे जो है आरओ एआरओ पीसीएस एपीएस और इवन पेट के एग्जाम के लिए भी। आगे बात करें, भारत की सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म एसएस इनोवेशन ने पद्मश्री डॉक्टर मलाई स्वामी अन्नादुराई को निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। श्री अन्नादुराई को भारत के मून मैन के रूप में भी जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मिशेल यो को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यो इस साल एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता था। आगे बात करें, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मास्टर शिप रिपेयर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली एलएनटी के बाद दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो अब आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत भारत की कौन कौन सी दो कंपनियां करेंगी, तो एक तो एलएनटी है और दूसरा जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की में स्थित शीतलन नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अब जब एमओयू पे हस्ताक्षर हो गया है तो काम भी होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कहां पे बनाया जाएगा? हैदराबाद में बनाया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए क्वाड समूह मतलब कि जो क्वाड समूह में जिसमें भारत भी है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका वाले क्वाड समूह के नेताओं को आमंत्रित करने की संभावना पर चर्चा कर रहा है। आगे बात करते हैं, दिल्ली चिड़ियाघर को स्टम्प टेल्ड मकाक के रूप में नए निवासी मिले हैं और इनको लाया कहां से गया है? इनको आइजोल जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर से लाया गया है। आगे बात करते हैं, भारतीय छात्रों के लिए 15,000 नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए देश के विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से वडोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने यूरोपीय विमानन प्रमुख एयर बस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करें वन लाइनर में, केरल वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा। अब ये मैराथन है क्या? ये मैराथन यूएई के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जायद बिन सुल्तान अल नाहयान की विरासत का सम्मान करने वाला एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है और इस मैराथन का उद्देश्य धर्मार्थ कारणों के लिए धन जुटाना है। आगे बात करते हैं, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की है कि सरकार स्कूलों में अबाया पहनने की प्रथा को
प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान रखिएगा। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण G20 शिखर सम्मेलन जो कि दिल्ली में होने वाला है उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कभी कभी वन लाइनर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि किस देश के राष्ट्रपति को कोविड-19 हो गया था जिसके कारण वो शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं कराएं, तो आपको ध्यान रखना होगा स्पेन। आगे बात करते हैं व्यक्ति विशेष में कुछ। भारतीय शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर का हैदराबाद में निधन हो गया। अब इनका संबंध किस घराने से थे, घराने से संबंध क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका संबंध जो है ग्वालियर घराने से था। और मालिनी राजुरकर कौन थी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय गायिका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अजीत निनान का 8 सितंबर 2023 को मैसूर में निधन हो गया। अजीत निनान का संबंध किस क्षेत्र से है, वो ये जो है कार्टून बनाते थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कार्टून जो है मेरे ख्याल से कला के क्षेत्र में आएगा। 56 वर्षीय तमिल अभिनेता जी मारुमुथु डबिंग करते समय दिल का दौरा पड़ने से इनका भी निधन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं डिटेल में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी कर दिया गया है और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जारी किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 131 पहचाने गए शहरों द्वारा प्रस्तुत स्व मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय द्वारा यह दूसरा सर्वेक्षण है, इसको आपको ध्यान देना है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट भी होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% तक की कमी लाना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिए। पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, दूसरा 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर, और तीसरी जो श्रेणी है वो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर है। तो इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं कि उस जो है श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पे है। तो प्रथम श्रेणी की बात करें जहां पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बातें हो रही हैं, वहां पे इंदौर को जो है पहले स्थान पे रखा गया है, यूपी के आगरा को दूसरे स्थान पे रखा गया है, और महाराष्ट्र से ठाणे को तीसरे स्थान पे रखा गया है। और अगर हम सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें मिलियंस में, तो मदुरै को जो है सबसे आखिरी स्थान दिया गया है। भोपाल को 5वें और दिल्ली को 9वें स्थान पर रखा गया है। आगे बात करते हैं दूसरी श्रेणी में जो कि 3 से 10 लाख की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। उसमें अमरावती को पहले स्थान पर रखा गया है, यूपी के मुरादाबाद को दूसरे स्थान पर रखा गया है, और गुंटूर आंध्र प्रदेश से गुंटूर को तीसरे स्थान पर रखा गया है। और यहाँ पे जो सबसे खराब प्रदर्शन किए हैं 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले श्रेणी में, वो जम्मू है। आगे बात करते हैं तीसरे श्रेणी के, जिसमें 3 लाख तक की जनसंख्या के लिए बताया गया है। तो उसमें हिमाचल प्रदेश के परवाड़ू और काला अम्ब को पहले और दूसरा स्थान मिला हुआ है, और उड़ीसा के अंगुल को तीसरा स्थान दिया गया है। और सबसे खराब जो प्रदर्शन किया है वो कोहिमा ने किया हुआ है। शहरों का मूल्यांकन कुल 8 प्रमुख बिंदुओं पर किया गया है, जिनमें बायोमास, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाने पर नियंत्रण, सड़क की धूल, निर्माण, विध्वंस, कचरे से धूल, वाहक उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, सार्वजनिक जागरूकता और PM 10 एकाग्रता में सुधार शामिल है। अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के शहरों को पहले 3 स्थान मिले थे। लखनऊ को पहला मिला था, प्रयागराज को दूसरा मिला था, और वाराणसी को तीसरा मिला था। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं समुद्री शैवाल पार्क के बारे में। तो न्यूज ये है कि हाल ही में सागर परिक्रमा चरण 8 के तीसरे दिन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला रखी। केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्रालय ने तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव की घोषणा की थी। और समुद्री शैवाल अक्सर तटीय जल में पाए जाते हैं। यह आकार और रंग में भिन्न हो सकते हैं और इसका उपयोग भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, कृषि सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। समुद्री शैवाल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दुनिया भर में इसके विविध अनुप्रयोग हैं। पार्क का उद्देश्य रोजगार, मूल्य वर्धित उत्पादों और संरक्षण के लिए समुद्री शैवालों की खेती को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पे पॉइंट कैच करना है वो ये करना है कि समुद्री शैवाल पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय बजट 2021 में की गई थी।
आगे बात करते हैं T20 चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप के बारे में। तो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए समर्पित T20 चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? चेन्नई करेगा। T20 एक उल्लेखनीय पहल है जो सीमा और पृष्ठभूमियों से परे 15 देशों के सड़क पर रहने वाले बच्चों को एक साथ लाती है। इस असाधारण टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा और अन्य देश के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की गत चैंपियन, मतलब कि जो पिछली बार की टीम जो जीती थी, टीम इंडिया थी, ये जो है इस वर्ल्ड कप की मुख्य आकर्षण होने वाली है। इस बार भारत T20 टूर्नामेंट में एक नहीं बल्कि 8 टीमें उतारेगा। भाग लेने वाली टीमों में चेन्नई से इंडिया टाइगर्स, टीम इंडिया, इंडिया लायंस, इंडिया कैट्स, दिल्ली से इंडिया वॉल्स, कोलकाता से इंडिया पैंथर्स, मुंबई से इंडिया किंग कोबरा और ओडिशा से इंडिया क्रोकोडाइल्स शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं जो आर्टिकल आया था भाषा विविधता सूचकांक पे। तो बात यह है कि भाषा न केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संचार का माध्यम है, बल्कि यह सांस्कृतिक मूल्यों और स्वदेशी ज्ञान को भी वहन करती है। भाषा का कोई भी नुकसान न केवल भाषाई विविधता का नुकसान है, बल्कि संबंधित सांस्कृतिक विविधताओं, विचारों और ज्ञान के संदर्भ में भी नुकसान हमको झेलना पड़ता है। दुनिया भर में 7,000 अलग अलग भाषाएं मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं, लेकिन ये भाषाएं तेजी से सिकुड़ रही हैं। द इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित एक दिलचस्प गणितीय मॉडल में, जिनमें 100 वर्षों के भीतर 35,000 से कम बोलने वाली भाषा 40% भाषाओं के विलुप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। दुनिया में लगभग आधे लोग मातृभाषाएं 10 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से है। भाषाई विविधता को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे तो इन्होंने एक रूपरेखा बनाई थी। आज अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, जिसका कारण है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने डेटा क्या दिया था। तो इन्होंने डेटा ये दिया था कि भाषाई विविधता सूचकांक इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, जो कि दुनिया की भाषाओं में मातृभाषा बोलने वाले की संख्या में पिछले 30 वर्षों के रुझानों का मात्रात्मक, मतलब कि मैथमेटिकल रूप से समझने के लिए पेश किया गया है। इसमें 0 और 1 मात्रा के रूप में समझाया गया है। 0 सभी की मातृभाषा एक जैसी है और 1 किन्हीं 2 की मातृभाषा एक जैसी है। तो अब इन्होंने जो ये रैंकिंग जारी की, तो उसमें जो शीर्ष रैंकिंग वाले हैं भाषा विविधता में, वो है पपुआ न्यू गिनी, वानआतू, सालोमन द्वीप। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। पपुआ न्यू गिनी में 0.990% तक जो है भाषाई विविधता है। और वहीं अगर हम सबसे निचले क्रम की बात करें तो हैती में 100% सभी की मातृभाषा जो है एक जैसी है। क्यूबा ये भी जो है दूसरे स्थान पे है और समोआ ये तीसरे स्थान पे है। यूनाइटेड किंगडम का LDI की बारे में बात करें, भाषाई विविधता सूचकांक की, तो इसका जो है 0.139 है। और विभिन्न देशों के प्रवासियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति के कारण अमेरिका का जो LDI है भाषा विविधता सूचकांक, वो 0.353 है। LDI दर्शाता है कि विश्व स्तर पर 1970 से 2005 की अवधि में भाषाई विविधता में 20% तक की गिरावट आई है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं जिसको आपको ध्यान देना हो। अब भारत की बात करें तो भारत का जो LDI है भाषा विविधता सूचकांक, वो 0.930 है। वैसे तो भाषा को लेके बोले तो भारत का तो ये है कि अगर आप जो है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अगर आप किसी भी स्थान से अगर आप आगे निकलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आपको वहां पे जो है भाषा में विविधता दिखाई देने लग जाएगी। खास करके कि यूपी में अगर आप जैसे कि आगरा में हैं, आगरा से अगर आप लखनऊ में आएंगे तो वहां आपको बिल्कुल अलग ही भाषा लगेगी। फिर लखनऊ से जब आप बढ़ेंगे आगे आएंगे बनारस तरफ जाएंगे तो वहां पे एकदम अलग भाषा दिखाई देगी। तो ये भाषाई विविधता इसी को कहा जाता है। यूनेस्को की बात करें, मतलब भाषाई विविधता नहीं, मतलब कि भाषा की विविधता मतलब बोलने की शैली में मतलब कि अंतर है। और भाषाई विविधता जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि हमारी भाषा, मतलब कि हम मदर टंग एक होनी चाहिए। अब जैसे भारत की नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हिंदी जो है इसको हम मातृभाषा के रूप में बोल सकते हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 42 भाषाएं विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की G20 से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। तो आपको तो पता है कि G20 का सम्मेलन भारत में होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस यहाँ पे आ चुके हैं और वो कहते हैं कि
कि G20 नेताओं के पास नियंत्रण से बाहर हो रहे जलवायु संकट को दूर करने की शक्ति है। उन्होंने उनसे वैश्विक वित्तीय नियमों को नया आकार देने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने पुराना और अनुचित बताया। वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और 1.5 डिग्री का लक्ष्य रखने के लिए कहा। और ये टारगेट कब का है? ये वर्ष 2015 के पेरिस समझौते का लक्ष्य है। अब उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने ये बताया कि विकसित देशों को वर्ष 2040 तक नेट शून्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वर्ष 2050 तक नेट शून्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। OECD देशों में वर्ष 2030 तक शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने का आग्रह किया और अन्य जितने भी देश हैं उनको वर्ष 2040 तक कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का एक जो है उन्होंने आग्रह किया। जब यहाँ पे बात OECD की आई है तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और चीज कहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने G20 नेताओं से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 500 अरब डॉलर की प्रोत्साहन सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जब बात OECD की हो गई है तो ये एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 35 है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ना चाहिए और चीजें धीरे धीरे जो है याद होती रहेंगी। आगे बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे बात नेट शून्य उत्सर्जन की हो ही रही थी तो भारत जो है, भारत का टारगेट कब तक का है? वर्ष 2070 तक का है। अब भारत उसके लिए क्या क्या कर रहा है और मतलब कि कौन कौन सी योजनाएं लागू किया उसको देख लेते हैं एक ही नजर में। भारत द्वारा पेरिस में घोषित किए गए अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य वर्ष 2022 तक के स्तर 175 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट करने को अब वर्ष 2030 तक बढ़ाकर COP26 में 500 गीगावाट कर दिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि 2030 में 450 गीगावाट नहीं होगा, वो COP26 से 500 गीगावाट भारत ने कर दिया है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की भी घोषणा की है, जो 40% के मौजूदा लक्ष्य को बढ़ाता है जो पहले लगभग हासिल कर लिया गया है। वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने की क्षमता भी प्राप्त करने का लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर अतिरिक्त कार्बन संचय करना, यह भी भारत का टारगेट है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए। अब भारत इसके लिए कौन कौन सा और भी ज्यादा प्रयास कर रहा है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में की थी, जिसे हम शॉर्ट में लाइफ के नाम से जानते हैं। साथ ही इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी यहाँ पे किया जा रहा है और हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन भी यहाँ पे लागू है भारत में। अब जब बात यहाँ पे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की आई है तो इसमें जो टारगेट हैं भारत के वो क्या क्या हैं? वो है वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में कूलिंग डिमांड को 20 से 25% तक कम करना। वर्ष 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट डिमांड को 25 से 30% तक कम करना और वर्ष 2037-38 तक कूलिंग हेतु ऊर्जा की आवश्यकताओं को 25% से 40% तक कम करना। देखिए, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी योजना या तो कोई भी ऐसी फैक्ट जो कि आ रही है और पहले से चली आ रही है तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको आपको जानना ही होगा। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए, क्योंकि G20 सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा कुछ चीजें बताई गई हैं जिनमें इसका भी कहीं ना कहीं से मेंशन होता है नाम। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की।
इसमें भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पाद को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन के हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। ये टारगेट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की। ये लास्ट पीपीटी है हमारा करंट अफेयर का, और ये खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी मेजबानी किसने किया? इसकी मेजबानी किया प्योंगचांग ने। प्योंगचांग कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में है। अब कुछ नाम हैं टेबल टेनिस के, जैसे शरत कमल, हरमीत देसाई, साथियाना गड़ाना शेखरन। ये भारतीय पुरुष टेबल टीम है और इन्होंने क्या किया कि ये तीसरे स्थान पर रहे और इनको कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। और ये किससे हार गए थे? ये हारे थे थाईलैंड से। मनका बत्रा, अहिका मुखर्जी और सुथित्रा मुखर्जी की भारतीय महिला टीम 5-6 पोजीशन में प्ले ऑफ में थाईलैंड से 0-3 से हारकर छठे स्थान पर रही थी। अरे सॉरी, भारतीय जो पुरुष टीम है वो शायद थाईलैंड से नहीं हारी, किसी और टीम से हारी है, तो उसको हम बाद में जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एग्जाम मतलब कि ध्यान ये देना है कि जो भारतीय पुरुष टीम है उनको जो है कांस्य पदक मिला और महिला टीम जो है वो छठे स्थान पे रही थी। और टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियाई कहाँ पे आयोजित की जा रही है? वो दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफायर के रूप में काम करेगी। तो ये तो रहा दोस्तों करंट अफेयर। अब मैंने आपको बता दिया है कि करंट अफेयर पे पढ़ाई कैसे करनी होती है। थोड़ा सा प्रयास करिए, आप लोग वन लाइनर को अवॉइड करिए। हाँ, अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। लेकिन करंट अफेयर के कभी क्वेश्चन जो गलत होते हैं हमारे ना, वो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। तो खैर, ये तो रही बात की बात। टेलीग्राम पे हमारे जो है रोज प्रश्न करवाए जा रहे हैं और परफॉर्मेंस वहां नहीं अच्छा है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो आइए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और उसका पीडीएफ भी इसका जो है वहीं पे दिया जाता है। अगर आपको कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।